बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शहजाद फैज़, उर्दू टीचर, लर्नर हाउस स्कूल कोट अदू की तरफ से। बेटा, हम जमात दहम का पहला सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद पढ़ रहे थे। आज हमने इस पहले सबक का दूसरा लेक्चर देखना है। मिर्ज़ा साहब दिल्ली के शुराफा के एक मुतमव्विल ख़ानदान के चश्मो चराग थे। शुराफा शरीफ की जमा यानी मुहज़्ज़ब लोग, मुतमव्विल मालदार, चश्मो चराग आँख का तारा, फरजान यानी बेटा या औलाद। तिराहा बैरम खान से आगे बढ़कर एक रास्ता सीधे हाथ को मुड़ जाता है। तिराहा ऐसी जगह जहां पर तीन रास्ते आकर मिलें। सीधे हाथ को यानी दाएं हाथ को। इसी के नुक्कर पर मिर्जा साहब का आबाई मकाम था। नुक्कर पर यानी कोने पर, नुक्कर पर यानी कोने पर मिर्जा साहब का आबाई मकाम था। आबाई यानी विरासती। इसी इलाके में सर सैयद अहमद खान का कदीम मकान भी था। कदीम मकान यानी पुराना घर। सर सैयद से भी मिर्जा साहब की अजीजदारी थी। अजीजदारी यानी दोस्ती। सर सैयद से भी मिर्जा साहब की अजीजदारी थी और मुंशी ज़काउल्लाह से भी उनकी कराबतदारी हो गई थी। कराबतदारी यानी के रिश्तेदारी। 50-60 साल पहले दिल्ली के मुसलमान शराफा में अंग्रेज़ी तालीम को अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता था, मगर सर सैयद ने मुसलमानों के इस गलत नज़रिए की बहुत कुछ इस्लाह कर दी थी। इस्लाह यानी दुरुस्ती। यानी उस ज़माने में अंग्रेज़ी तालीम को अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता था, लेकिन ये नज़रिया सर सैयद की नज़र में गलत था। सर सैयद ने अपनी दूरबीन निगाहों से इस बात को पहले जान लिया था कि ये नज़रिया गलत है, क्योंकि मुसलमान उस वक्त जो है मुसलमानों की जो उस वक्त हालत थी वो काबिल रहम थी। मुसलमान उस वक्त कमतर हो चुके थे और अंग्रेज़ इक़्तिदार में था। तो सर सैयद ने मुसलमानों को ये बात बताई है कि उन तक पहुंचने के लिए हमें लाजिम है कि उनकी ज़ुबान सीखना होगी ताकि हम उनके मेयार को पहुंचें, फिर उसके बाद जो है हम उनका मुकाबला करेंगे। उसी ज़माने में दिल्ली के दो नौजवानों ने आला तालीम हासिल करके इल्मी हलकों में नमूद हासिल की। इल्मी हलके यानी इल्म के मैदान, नमूद शोहरत। एक प्रोफेसर मुश्ताक अहमद जैदी थे और दूसरे प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, यानी ये दो नौजवान थे जिन्होंने उस दौर में इल्मी हलकों में अपना नाम कमाया। इनको गौर से देखिए, ये MCQs में भी पूछे जा सकते हैं और मुख्तसर सवालात में भी पूछे जा सकते हैं। मिर्ज़ा साहब ने उस सदी के आगाज़ में लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में तालीम हासिल की। उनके उस्तादों में अल्लामा इकबाल भी थे, जिनसे उनके मुखलिसाना ताल्लुकात आखिर दम तक कायम रहे। मुखलिसाना ताल्लुकात यानी मोहब्बत भरे या सच्चे ताल्लुकात, आखिर दम तक यानी मरते दम तक। अंग्रेज़ी अदबियात में MA की सनद लेने के बाद मिर्ज़ा साहब ने 1906-07 में साल 2 साल अलीगढ़ में पढ़ाया और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर ही में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हो गए। सनद यानी सर्टिफिकेट। पंजाब के बेशतर आला ओहदेदार मिर्ज़ा साहब के शागिर्द थे। बेशतर यानी कई, आला ओहदेदार यानी बड़े मर्तबे पर फायज। यानी कि उस वक्त पंजाब के अंदर जो
बड़े बड़े मुलाजमीन थे, बड़े बड़े ओहदों पर थे, वो मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के शागिर्द थे। पितरस और ताज ने भी मिर्ज़ा साहब से इक्तिसाब इल्म किया। पितरस यानी पितरस से मुराद हैं अहमद शाह पितरस बुखारी, उर्दू के मारूफ और बुलंद पाया मिज़ाह निगार, अंग्रेज़ी अदबियात के उस्ताद भी थे। ठीक है। और उसके अलावा ताज से मुराद है सैयद इम्तियाज़ अली ताज। सैयद इम्तियाज़ अली ताज जिसके बारे में आपने जमात नौम में भी पढ़ा था, उन्होंने एक मशहूर ड्रामा अनारकली लिखा है। और इसके अलावा आपकी किताब के अंदर, जमात नौम की किताब के अंदर जो ड्रामा है आराम व सुकून, वो भी सैयद इम्तियाज़ अली ताज का ही लिखा हुआ है। पितरस और ताज ने भी मिर्ज़ा साहब से इक्तिसाब इल्म किया। इक्तिसाब इल्म करना यानी इल्म हासिल करना। बाद में पितरस खुद अंग्रेजी के प्रोफेसर हो गए थे, मगर अपनी गैर मामूली काबिलियत और जहानत के बावजूद मिर्ज़ा साहब की इल्मियत के आगे अपने आप को हीच समझते थे। हीच यानी कमतर, हकीर। ठीक है। यानी पितरस खुद अंग्रेजी के प्रोफेसर थे और एक बड़े अजीम आदमी थे, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि उन्होंने मिर्ज़ा मोहम्मद सईद से इल्म हासिल किया था, इसलिए अपने आप को मिर्ज़ा मोहम्मद सईद से हकीर समझते थे, कमतर समझते थे। और ये उनकी अपने उस्ताद से अकीदत का सबूत है। मैंने बारहा पितरस को मिर्ज़ा साहब की खिदमत में हाजिर होते हुए देखा। बारहा यानी कई बार। पितरस को मैंने किसी और का इतना अदब व एहतराम करते नहीं देखा, यहाँ तक कि वाइसराय हिंद का भी। वाइसराय यानी हिंदुस्तान के बरतानवी गवर्नर का लक़ब है ये। तो पितरस बुखारी वाइसराय हिंद का भी इतना एहतराम नहीं करते थे जितना वो अपने उस्ताद मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का एहतराम करते थे। पितरस के सिलसिले में दो एक दिलचस्प वाक़ियात याद आ गए। पितरस ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल हो गए थे, मगर पुराने दोस्तों से रस्म व राह में ज़रा भी फ़र्क न आने पाया था। डायरेक्टर यानी हिदायतकार, रस्म व राह ताल्लुकात। मिर्ज़ा साहब को उन्होंने किसी न किसी तरह आमादा कर लिया था कि रेडियो से कभी कभी तकरीर नशर किया करें। आमादा करना यानी तैयार करना। जबकि मिर्ज़ा मोहम्मद सईद अपने एक मिजाज के आदमी थे, लेकिन आखिरकार पितरस ने उनको जो है मिन्नत समाजत के ज़रिए इस बात पर राज़ी कर लिया कि वो जो है रेडियो में कभी कभी प्रोग्राम किया करेंगे। दो एक तकरीर के बाद मिर्ज़ा साहब ने कॉन्ट्रैक्ट वापस करने शुरू कर दिए। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि मुआहदा। शुदा बात पितरस तक पहुंची। शुदा यानी आहिस्ता आहिस्ता या धीरे धीरे। शुदा बात पितरस तक पहुंची। हाजिर होकर वजह दरियाफ्त की। दरियाफ्त करना यानी पूछना। मिर्ज़ा साहब ने फरमाया, तुम्हें इस्लाह देने के बाद मुझे ये मंजूर नहीं कि तुम्हारे शागिर्द मुझे इस्लाह दें। यानी मिर्ज़ा साहब ने नाराज़ी का इजहार किया कि आप मेरे शागिर्द हो, मैं आपको इस्लाह देता हूँ, आपकी दुरुस्ती करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप तुम्हारे शागिर्द वो मेरी दुरुस्ती करें, मुझे इस्लाह दें। पितरस ने बड़ी माजरत की। माजरत करना यानी मुआफ़ी तलब करना। मगर मिर्ज़ा साहब आइंदा नशर करने के लिए आमादा नहीं हुए। अगले दिन दफ्तर में क़यामत आ गई। पूरे स्टाफ को जमा करके उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग के हुस्न अखलाक पर एक तवील लेक्चर दिया। स्टाफ यानी अमला, ब्रॉडकास्टिंग रेडियो प्रोग्राम नशर करने का अमल। यानी जब मिर्ज़ा मोहम्मद सईद ने पितरस से यानी अपने शागिर्द से नाराज़ी का इजहार किया, तो अगले दिन उसने दफ्तर में जाकर जो है सख्त गम और गुस्से का इजहार किया और फिर पूरे अमले को जमा किया और ब्रॉडकास्टिंग के हुस्न अखलाक पर एक तवील लेक्चर दिया। तवील लेक्चर यानी बड़ा खिताब किया। ठीक है।
बात तो खुली गई थी। स्टेशन डायरेक्टर ने तकरीरों के इंचार्ज को बुलाकर कहा कि अगर अपनी खैर चाहते हो तो मिर्ज़ा साहब को मना कर लाओ। उसको मालूम नहीं था कि मिर्ज़ा साहब पितरस के उस्ताद हैं। हस्बे दस्तूर अपनी कार्रवाई दिखाने के लिए उसने उनके मुसव्वदे में से 2-1 फ़िक्रे निकाल दिए। हस्बे दस्तूर यानी मामूल के मुताबिक, मुसव्वदा यानी हाथ से लिखी तहरीर, ठीक है। तो उसने जो है मामूल के मुताबिक तकरीर में से 2-1 फ़िक्रे निकाल दिए। उन फ़िक्रों का निकालना उसका नौकरी से निकाले जाने का पेशे खैमा बन गया। पेशे खैमा यानी बुनियाद। भागा, मिर्ज़ा साहब की खिदमत में माफ़ी मांगी, हाथ जोड़े, मिर्ज़ा साहब ना माने। बोला तो हजरत मेरी नौकरी गई, बाल बच्चे भूखे मरेंगे और आपको दुआएं देंगे। मिर्ज़ा साहब के कान खड़े हुए। कान खड़े होना यानी चौकन्ना होना। बोले ये तो मैं नहीं चाहता। उसने कहा अगर आप ये नहीं चाहते तो इस कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कीजिए। मिर्ज़ा साहब ने फौरन दस्तखत कर दिए। यानी यहाँ पर मिर्ज़ा साहब के मिजाज के मुतालिक बताया गया है। अगरचे उस वक्त वो गुस्से की हालत में थे, लेकिन फिर भी अपनी ज़ाती अना के लिए ये नहीं चाहते थे कि किसी का नुकसान हो जाए, ठीक है। अगरचे उनको बात बुरी लगी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उसको दस्तखत कर दिए ताकि उसकी नौकरी बहाल रहे। जंग के ज़माने में हुस्न इत्तफाक से दिल्ली में लाहौर के बेशतर अदीब और शायर रेडियो में या दूसरे सरकारी महकमों में जमा हो गए थे। पितरस की तहरीक पर एक महदूद अदबी हल्का कायम किया गया, जिसमें डॉक्टर तासीर, फैज़ अहमद फैज़, हामिद अली खान, हमीद अहमद खान, चिराग हसन हसरत, महमूद निज़ामी, गुलाम अब्बास, अंसार नासरी वगैरह शरीक किए गए थे। हुस्न इत्तफाक से यानी अच्छे मौका पर, बेशतर यानी कई, बहुत से, तहरीक यानी हरकत लेना। तो ये एक महदूद अदबी हल्का कायम हो गया था और इसके अंदर ये 8 शख्सियात जिनका जिक्र किया गया है ये भी शामिल थे। इनके अलावा कुछ और भी थे जिनका यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया। तो जिन शख्सियात का यहाँ पर नाम लिया गया है उनका तारुफ भी हाशिए के नीचे दिया गया है। ये भी आप गौर से देखिएगा। ये मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्टर तासीर यानी इनका पूरा नाम मोहम्मद दीन तासीर, ये नामवर अदीब और नक्काद थे। इस्लामिया कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल रहे। ये बेटा आपसे MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। फैज़ अहमद फैज़ मारूफ तरक्की पसंद शायर थे। ज़्यादातर दर्स व तदरीस और सहाफ़त से वाबस्ता रहे। हामिद अली खान रिसाला अल हमरा के बानी, एडिटर और अदीब थे। हमीद अहमद खान अदीब और नक्काद थे। इस्लामिया कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल और पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। चिराग हसन हसरत सहाफ़ी, अदीब और मिज़ाह निगार थे। महमूद निज़ामी अदीब और ब्रॉडकास्टर थे। नज़रनामा उनका बुलंद पाया सफ़रनामा है। गुलाम अब्बास का शुमार उर्दू के बहुत अच्छे अफसाना निगारों में होता है। अंसार नासरी अदीब और ब्रॉडकास्टर थे। हर महीने इसका एक जलसा होता था, कभी पितरस के घर पर और कभी डॉक्टर तासीर के घर पर। इसमें एक मकाला किसी अदबी मौजू पर पढ़ा जाता और उस पर गुफ्तगू होती। अदबी मकाला कहते हैं अदबी मज़मून को, गुफ्तगू होती यानी बातचीत होती। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि एक अदबी मज़मून जो पढ़ा जाता था, फिर दूसरे अदीब, शायर और नक्काद जो थे वो उस पर तबसरा करते थे, बातचीत करते थे, उसकी खामियां और खूबियां अलग करते थे। तो ये एक इंतहाई मुफीद कदम था, क्योंकि जब तक किसी फ़न पारे पर गुफ्तगू नहीं होती, बातचीत नहीं होती, तो अंदाज़ा नहीं हो सकता कि वो कितनी अहमियत का हामिल है। ठीक है। इसमें मिर्ज़ा साहब भी तशरीफ़ लाए थे। डॉक्टर तासीर ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। पितरस खामोश रहे। मिर्ज़ा साहब से दरख्वास्त की गई कि कुछ फरमाएं।
مرزا صاحب بحث و مباحثے کو ناپسند کرتے تھے، اس لیے بڑی محتاط رائے دیتے تھے۔ محتاط یعنی احتیاط کے ساتھ جو ہے رائے دیتے تھے۔ انداز کچھ ایسا ہوتا تھا، نہیں یہ بات تو نہیں مگر خیر ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مرزا صاحب کا لہجہ تھا۔ پطرس کو شوخی سوچی یعنی شرارت ذہن میں آئی۔ فیض کو اشارہ کیا کہ وہ مرزا صاحب سے زیادہ واقف نہیں تھے۔ فیض کو اشارہ کیا، فیض یعنی فیض احمد فیض مرزا صاحب سے زیادہ واقف نہیں تھے۔ بات کاٹ کر فوراً شروع ہو گئے، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری۔ اتنا تو ان کا کہنا اور مرزا صاحب کا جلال میں آ جانا۔ جلال میں آ جانا یعنی غصے میں آ جانا۔ جی ہاں، میں یہ جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ پرانی تہذیبوں کی تاریخ کا ایک دریا تھا کہ امڈا چلا آتا تھا۔ دریا امڑنا یعنی روانی سے گفتگو کرنا۔ اس دن سے مجھے بھی اندازہ ہوا کہ مرزا صاحب کے سینے میں علم کی کتنی دولت بھری پڑی ہے۔ فیض پشیمانی سے بار بار مرزا کی طرف دیکھتے تھے۔ پشیمانی سے یعنی شرمندگی سے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے ایک بات چلائی گئی اور تہذیب کے متعلق، اور اس پر جو ہے مرزا صاحب کی گفتگو سے جو ہے ان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کے پاس کتنا علم ہے۔ ٹھیک ہے، اور مصنف کہتے ہیں کہ اسی دن سے میں بھی مرزا محمد سعید کو مان گیا ہوں کہ واقعی ان کے سینے میں علم کی کتنی دولت بھری ہوئی ہے۔ پطرس دل ہی دل میں ہنس رہے تھے کہ دیکھا اسے کہتے ہیں علم کا سمندر۔ علم کا سمندر یعنی بہت زیادہ علم رکھنے والا۔ ہم سب دم بخود ساکت بیٹھے مرزا صاحب کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ دم بخود یعنی حیران، آنکھیں پھاڑ کر یعنی گھور کر۔ پطرس نے مرزا صاحب کے جلال کو ختم کرنے کے لیے فوراً چائے کا سامان رکھوانا شروع کر دیا اور خدا خدا کر کے مرزا صاحب کا جلال رفع ہوا۔ خدا خدا کر کے محاورہ ہے یعنی بڑی مشکل سے۔ مرزا صاحب کا جلال یعنی غصہ رفع ہوا، دور ہوا۔ رفع ہونا، دور ہونا یا ختم ہونا۔ مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے۔ مطالعہ کرنا یعنی کتابیں پڑھنا۔ ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی۔ کتب خانے میں یعنی لائبریری میں۔ مرزا محمد سعید نے اپنی ایک لائبریری بنا رکھی تھی، کتب خانہ بنا رکھا تھا، اور اس کتب خانے کے اندر ہر قسم کی کتاب موجود تھی۔ ملازمت درس و تدریس ہی کی تھی۔ درس و تدریس یعنی پڑھنا اور پڑھانا، اس لیے نئی سے نئی کتاب پڑھتے رہتے تھے۔ فرماتے تھے کہ اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو ان انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں۔ اب ظاہری بات ہے، انگریزوں کی چونکہ مادری زبان انگریزی ہے، انہوں نے بچپن ہی سے انگریزی بولنا اور پڑھنا شروع کیا، تو ان کو زبان پر بہت عبور ہے۔ لیکن مرزا محمد سعید جن کی مادری زبان تو انگریزی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں انگریز پروفیسروں کے ساتھ جو ہے اٹھنا بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جو ہے تعلقات نبھانے ہیں، تو ظاہری بات ہے ان کے ساتھ تعلقات نبھانے کے لیے ان کے معیار پر پورا اترنا پڑتا ہے۔ اور جب تک مطالعہ نہیں ہوگا تو مرزا صاحب کہتے ہیں میں ان سے کیسے گفتگو کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اگرچہ مرزا محمد سعید کی انگریزی مادری زبان نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ان کو زبان پر اتنا عبور حاصل تھا کہ وہ انگریز پروفیسروں کے ساتھ گفتگو کرتے تھے۔ پینشن لینے کے بعد بھی ان کا واحد مشغلہ مطالعہ کتب ہی رہا۔ پینشن یعنی وہ مقررہ رقم جو کسی ملازم کو ملازمت سے سبب دوشی کے بعد ہر ماہ ملتی ہے، پینشن کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پینشن لینے کے بعد بھی ان کا واحد مشغلہ، واحد یعنی اکیلا مشغلہ، مشغلہ شغل سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے فارغ وقت کا کام۔ تو مرزا محمد سعید کا جو مشغلہ تھا
वो किताबें पढ़ना था। उनका ये शगल अब तक जारी था। पेंशन का बड़ा हिस्सा किताबें खरीदने में सर्फ कर देते थे यानी खर्च कर देते थे। ठीक है, यानी मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की ये आदत बन चुकी थी कि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर आखिरी दम तक किताबें पढ़ते रहे और उनकी वसी लाइब्रेरी के अंदर हर किस्म की किताबें मौजूद थीं और यही वजह थी कि हम उनको इल्म का समंदर कह सकते हैं। उन्होंने बेशुमार किताबों का मुताला कर रखा था और इसी वजह से हर मसले पर, हर मौजू पर बातचीत करने में उन्हें बड़ा मलका हासिल था। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमारा दूसरा लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अगले लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।